सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरेज स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम एनईपी के 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वुमेन राइटिंग के बारे में। अब फ़र्क नहीं पड़ता कि आप DU सोल में हो, NC वेब में हो या इग्नू में हो, ये वीडियो आप सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने वो अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, या जो समरी मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपने अच्छे से प्रिपेयर कर ली, तो आपको अपने एग्जाम में वही सेम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वही सेम समरी देखने को मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है। तो जैसा कि हमारा पेपर है वो 90 मार्क्स का होने वाला है, और ये 3 घंटे का होगा, 3 आवर्स का होगा। और इसमें हमारे पास 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए एंड बी, और दोनों ही पार्ट्स हमारे कंपलसरी होंगे। आपको इनमें आने वाले सभी क्वेश्चंस को करना है। आपको क्वेश्चंस के अंदर चॉइस मिलेगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में जो होगा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और में ही सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको वो सारे ही क्वेश्चन करने हैं और वालों में एक करना है। पार्ट ए में हमारे पास 3 क्वेश्चन होंगे जो 10 मार्क्स ईच के होंगे, वो आपको 3 करने हैं। और पार्ट बी में भी 3 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स ईच के, वो करने हैं, जिससे कि हमारा जो एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर है वो पूरे 90 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको DU सोल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले चाहिए अपने पास, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे यूनिट 1 का चैप्टर 1, द कलर पीपल। अब देखिए इस चैप्टर में क्या होता है। ये जो चैप्टर है कलर पर्पल, ये एक नॉवल है। नॉवल किसके द्वारा लिखी गई है? एलिस वॉकर के द्वारा। तो ये जो स्टोरी है ये किसके बारे में? सीली के बारे में। एक अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल जो रूरल जॉर्जिया में रहती है अर्ली 20th सेंचुरी में। अभी जो नॉवल है ना, ये किसकी फॉर्म में लिखी गई है? लेटर्स की फॉर्म में। जो कि किसको लिखे गए हैं? वो लेटर लिखे गए हैं गॉड को, भगवान को। तो इन लेटर्स के द्वारा सीली जो है वो क्या दर्शा रही है? वो अपना दर्द, अपनी लोनलीनेस, फियर और सफरिंग बता रही है हमें, कि कैसे एक बहुत ही यंग एज से जो सीली है वो एक विक्टिम है। किस चीज़ की विक्टिम है? सेक्सुअल अब्यूज़ की विक्टिम है। और उसके साथ वो सेक्सुअल अब्यूज़ कौन करता है? एक ऐसा आदमी जिसे वो अपना पापा, अपना पिता, अपना फादर मानती होती है। और इसी अब्यूज़ के चलते जो सीली है वो 2 बार प्रेग्नेंट भी हो जाती है, लेकिन उसके दोनों ही बच्चों को उससे अलग कर दिया जाता है बर्थ देने के बाद। और उसे धमकी दी जाती है कि वो शांत रहे और किसी को इस बारे में कुछ ना बताए। तो इससे क्या होता है, जो सीली है ना, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अगली, बहुत ज़्यादा वीक, बहुत ज़्यादा अनलव्ड और बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बड़ी होती है। मतलब उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। अब सीली का जो हैप्पीनेस का सोर्स होता है ना, वो सिर्फ एक ही होता है, और वो होती है उसकी छोटी बहन सिस्टर नेटी। अब उसकी सिस्टर का नाम क्या है? नेटी। वो सीली की छोटी सिस्टर होती है। अब जो नेटी है वो कैसी है? वो इंटेलिजेंट है, एजुकेटेड है, और अपनी लाइफ के लेके बहुत ज़्यादा होपफुल है। वो बिलीव करती है कि जो एजुकेशन है ना, वो उसे फ्रीडम और एक बेटर फ्यूचर बनाने की हेल्प करेगा। तो लेकिन होता क्या है, जब उसके पापा उसको भी अब्यूज़ करने की कोशिश करते हैं नेटी को, तो वो क्या करती है? घर छोड़ के चली जाती है। अब जब थोड़े टाइम बाद नेटी चली जाती है ना, तो जो सीली है उसे किससे शादी करवा दी जाती है? एक विडोवर से। मतलब कि एक ऐसा आदमी जिसकी बीवी मर चुकी है। अब उसे इस स्टोरी में हम मिस्टर कह के बोलेंगे, लेकिन उसका नाम क्या है? एल्बर्ट नाम है। तो वो क्या है, वो सीली को सिर्फ और सिर्फ, वो जो मिस्टर है हमारे पास, यानी कि जिसका नाम एल्बर्ट है, वो सीली से सिर्फ और सिर्फ इसीलिए शादी करता है क्योंकि उसे चाहिए था कोई जो उसके घर और उसके बच्चों की देखभाल कर सके। अब जो सीली है ना, जब उसकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद भी वो हमेशा, मतलब कि हर रोज उसे फिजिकल और इमोशनल एब्यूज़ सहनी पड़ती है। वो ना एक सर्वेंट की तरह ट्रीट की जाती है इंस्टेड ऑफ अ वाइफ। मतलब उसे वाइफ की तरह ट्रीट ना करके सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं, और उसकी लाइफ पे उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन एक मेजर चेंज कब आता है सीली की लाइफ में? जब शग एवरी आती है। तो शग एवरी कौन है? शव एवरी एक बोल्ड, कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट ब्लूज सिंगर होती है, जो कि कभी एक टाइम पे मिस्टर यानी कि एल्बर्ट की क्या होती है? लवर होती है।
अब जो सीली है ना, वो शक को एडमायर करती है, क्योंकि वो शक जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है स्टोरी में? फ्रीडम, ब्यूटी, कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस को। ऐसी क्वालिटीज जो सीली के पास कभी थी ही नहीं। तो शुरुआत में क्या होता है, जो शक है ना, वो एकदम प्राउड और सेल्फिश लगती है, लेकिन धीरे धीरे जब वो और सीली क्लोज आते हैं तो वो एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करने लगते हैं। तो जो शक है ना, जो शक का प्यार है वो सिर्फ फ्रेंडशिप और गाइडेंस होती है, लेकिन जो सीली है वो ना धीरे धीरे क्या होता है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट और स्ट्रेंथ आने लगती है उसमें शक की वजह से। मतलब शक उसके साथ रहती है तो उससे क्या होता है, सीली भी धीरे धीरे अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट और स्ट्रेंथ आने लगती है उसमें। तो शीली क्या करती है, वो ना समझने लग जाती है अपनी वर्थ को और एक बेटर लाइफ के सपने देखना शुरू कर देती है। तो जो द कलर पर्पल है इस स्टोरी में, द कलर पीपल जो स्टोरी है वो पेन, स्ट्रगल, फ्रेंडशिप, लव और एम्पावरमेंट की स्टोरी है। ये क्या दिखाती है कि कैसे एक वुमेन जो है वो डार्कनेस से लाइट की तरफ जाती है, कि कैसे वो साइलेंस से किसकी तरफ जाती है, स्ट्रेंथ की तरफ जाती है। तो इसमें और क्या होता है, एक जो सग होती है ना, वो सीली को इनकरेज करती है कि अपने आप की रिस्पेक्ट करे। वो खुद जब अपनी रिस्पेक्ट करेगी तभी उसकी रिस्पेक्ट और लोग करेंगे। और वो क्वेश्चन करे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को, जिसने पूरी लाइफ उसे दबा के रखा। तो सग के सपोर्ट से क्या होता है, जो सीली है ना, वो स्लोली डिस्कवर करती है अपनी खुद की आइडेंटिटी, अपनी इनर स्ट्रेंथ और अपनी सेल्फ वर्थ। तो और एक और टर्निंग पॉइंट आता है इसमें। वो क्या होता है, जब शग जो है ना, वो नेटी के लेटर उसे पता चलते हैं कि जो मिस्टर है उसने नेटी, जो सीली की छोटी बहन थी नेटी, उसने उसे लेटर्स लिखे हैं और मिस्टर एल्बर्ट ने वो छुपा दिए। तो इन लेटर्स के जरिए सीली को क्या पता चलता है कि जो नेटी है वो एक मिशनरी बन गई, कहाँ? अफ्रीका में। और जो सीली के बच्चे थे, जो सीली के पहले हुए थे शादी के 2 बच्चे जिन्हें छोड़ दिया था, वो अभी भी जिंदा हैं और वो मिशनरीज उनका ख्याल रख रहे हैं। जो नेटी के लेटर हैं वो और क्या बताते हैं, जो ब्लैक कम्युनिटी है अफ्रीका में उसके द्वारा जो प्रॉब्लम और स्ट्रगल फेस किए जाते हैं वो बताते हैं। ये दिखाते हैं कि ऑपरेशन और सफरिंग दुनिया के कई भागों में अभी भी है। अब ये जो लेटर्स है ना, इनको पढ़ के जो सीली है उसे क्या मिलती है, होप मिलती है कि वो अपनी सिस्टर और अपने बच्चों से दोबारा मिल पाएगी। अब धीरे धीरे क्या होता है, जो सीली है वो क्या हो जाती है, स्ट्रांग, और फाइनली क्या करती है, मिस्टर जो एल्बर्ट है उसकी क्रुएल्टी और कंट्रोल के खिलाफ खड़ी होती है। वो उसे छोड़ देती है और शक के साथ चली जाती है। फिर सीली का करती है, अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करती है। किस चीज़ का? डिज़ाइनिंग और स्यूइंग का, यानी कि सिलाई का काम और डिज़ाइनिंग का काम। अब ये जो बिजनेस है ना, ये किस चीज़ का सिंबल बन जाता है, उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और सेल्फ कॉन्फिडेंस का। अब जैसे जैसे सीली को कॉन्फिडेंस आता है तो वो क्या करती है, अपने आप को वीक और इन्फीरियर नहीं समझती। अब थोड़े टाइम में क्या होता है, जो मिस्टर है यानी कि जो एल्बर्ट है उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है और वो काइंड, रिस्पेक्टफुल और अंडरस्टैंडिंग बन जाता है। अब नॉवल के एंड में क्या होता है, जो सीली है ना वो रीयूनाइट होती है, किसके साथ? नेटी के साथ और अपने बच्चों के साथ, बहुत टाइम के बाद। तो ये जो नॉवल है ये कहाँ पे एंड होती है? हीलिंग, हैप्पीनेस, इमोशनल पीस एंड रिकन्सिलेशन। यानी कि जो नॉवल है वो हीलिंग, हैप्पीनेस और इमोशनल पीस के साथ ख़त्म होती है। अब ये जो कलर पीपल है ना, ये क्या एक्सप्लोर करता है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट को एक्सप्लोर करता है, जैसे कि पैट्रियार्की, रेसिज्म, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, फीमेल फ्रेंडशिप, स्पिरिचुअलिटी, सेक्सुअलिटी, आइडेंटिटी एंड एम्पावरमेंट। अब सीली की इस जर्नी में ना, जो एलिस वॉकर है उसने क्या दिखाया है कि लव, फ्रेंडशिप, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड पर्सनल ग्रोथ ना एक वुमेन को सफरिंग से हेल्प कर सकते हैं और अपनी डिग्निटी, अपनी फ्रीडम और अपनी हैप्पीनेस को रिगेन करने में हेल्प करते हैं। तो जो कलर पर्पल है, जो कलर पीपल है, वो एक पावरफुल स्टोरी है, किस चीज़ की? स्ट्रेंथ, सर्वाइवल एंड जर्नी की। किसके किसकी तरफ जर्नी? सेल्फ डिस्कवरी और एम्पावरमेंट की तरफ जो जर्नी है। उसके बाद यूनिट 1 में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर था, तो अब यूनिट 2 आ गई है जिसमें चैप्टर 1 का नाम है द येल्लो वॉलपेपर। द येल्लो वॉलपेपर। अब जो द येल्लो वॉलपेपर है ये एक साइकोलॉजिकल और फेमिनिस्ट स्टोरी है, किसके द्वारा लिखी गई? शार्लेट परकिंस गिलमैन। ये स्टोरी किस बारे में बात करती है? वुमेन्स की मेंटल हेल्थ के बारे में, और जो सोसाइटी के मैन ने वुमेन्स के ऊपर कंट्रोल करा है उनके बारे में। अब जो इस स्टोरी की नरेटर है ना, वो एक अननेम्ड वुमेन है, मतलब उसका नाम नहीं पता, जो किससे सफ़र कर रही है? पोस्टमार्टम डिप्रेशन आफ्टर द बर्थ ऑफ हर चाइल्ड।
यानी कि उसके चाइल्ड का बर्थ हुआ, उसके बाद उसे क्या हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। अब उसका जो हस्बैंड है जॉन, मतलब उसका जो पति है, वो क्या है, एक डॉक्टर है। और वो क्या बिलीव करता है कि उसकी बीवी को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, रेस्ट और आइसोलेशन, यानी कि मतलब उसे अकेला अकेला छोड़ दिया जाए और उसे रेस्ट करने दिया जाए रिकवर करने के लिए। अब अंडरस्टैंडिंग मतलब इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग हर फीलिंग, उसकी फीलिंग समझने के बजाय वो क्या करता है, वो उसके लाइफ के हर पार्ट को कंट्रोल करने लग जाता है। तो जॉन जो है ना, उसका जो पति जॉन है, वो क्या करता है, एक बहुत बड़ा हाउस कंट्री साइड में रेंट करता है समर के लिए, और अपनी बीवी को ऊपर वाले रूम में रख देता है। अब जो ऊपर वाला रूम है ना, उसमें एक वॉलपेपर लगा है, कौन से कलर का, येलो कलर का। वहीं से इस स्टोरी का नाम भी आता है येलो वॉलपेपर। वो बहुत अगली है। जो रूम है वो किसकी तरह लग रहा है, प्रिजन की तरह या फिर एक नर्सरी की तरह, क्योंकि उसके जो विंडोज और जो वॉल्स हैं वो कैसी हैं, डैमेज्ड हैं, बैड हैं। अब जो नरेटर है उसे रूम ना वो पसंद नहीं आता और वो दूसरे रूम में रहना चाहती है। लेकिन जो जॉन है वो उसकी ओपिनियन को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है जो वुमेन है वो इमोशनली वीक है और वो अपने लिए सेंसिबल डिसीजंस खुद नहीं ले सकती। जो जॉन है वो उसे लिखने के भी मतलब अलाउ नहीं करता, लिखने के लिए, काम करने के लिए, या फिर कोई और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी करने के लिए, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ करके वो सिर्फ और ज़्यादा बीमार होगी। अब जो वो तो लिखने के खिलाफ था उसका पति, लेकिन फिर भी जो नरेटर है ना, वो सीक्रेटली लिखती है अपनी जर्नल में। क्या लिखती है, अपनी राइटिंग्स अपने बारे में लिखती है, अपने थॉट्स को लिखती है, क्योंकि वहीं पे वो अपने थॉट्स और फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती थी। अब जैसे जैसे टाइम पास होता है ना, तो उसकी लोनलीनेस, साइलेंस और इमोशनल सपोर्ट की कमी की वजह से उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो और ज़्यादा खराब हो जाती है। तो क्या होता है, स्लोली शी बिकम ऑब्सेस्ड विद स्ट्रेंज येलो वॉलपेपर इन द रूम, सी स्टडीज इट्स कंफ्यूजिंग पैटर्न फॉर आवर्स। मतलब उस येलो वॉलपेपर में जो पैटर्न बने होते हैं ना, वो उनको ही देखती रहती है घंटों तक और उन्हें समझने की कोशिश करती है। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो इमेजिन क्या करने लग जाती है कि उसमें एक वुमेन है जो कि वॉलपेपर के पीछे ट्रैप है और वहां से निकलने की कोशिश कर रही है। अब ये जो ट्रैप्ड वुमेन है ना, ये किस चीज़ का सिंबल है, ये सोसाइटी में जो ऑप्रेस्ड वुमेन है, यानी जो जिन औरतों को दबाया जाता है, उनका सिंबल है। तो जो नरेटर है वो उस वुमेन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो भी मेल कंट्रोल में ट्रैप्ड है, अपनी डोमेस्टिक लाइफ में ट्रैप्ड है। तो जितना ज़्यादा वो उस वॉलपेपर को देखती है ना, वो उतना ज़्यादा रियलिटी से डिस्कनेक्ट होने लग जाती है। उसका जो ऑब्सेशन है वो क्या शो करता है, फोर्स्ड साइलेंस एंड लैक ऑफ फ्रीडम। मतलब कि इन चीज़ों ने कैसे उसकी मेंटल स्टेबिलिटी को खराब कर दिया। अब एंड में क्या होता है, जो नरेटर है ना, वो रियलिटी से बिल्कुल मतलब दूर चली जाती है, रियलिटी का उसे कुछ होश ही नहीं रहता। वो क्या करती है, वो अपने आप को उसी कमरे में बंद कर देती है और वो जितना भी वॉलपेपर लगाता है ना दीवार पे, वो सब फाड़ देती है। क्यों? क्योंकि उसे लगता था उसके पीछे औरत है, तो उस औरत को छुड़ाने के चक्कर में वो सब कुछ फाड़ देती है। तो अब जॉन है ना, वो फाइनली उसके रूम में आता है। तो वो क्या देखता है कि उसकी जो बीवी है वो फ्लोर पे क्रॉल कर रही है, यानी कि फ्लोर पे रेंग रही है चार हाथ पाँव पे। तो वो क्या करता है, उसकी जो कंडीशन देख के वो शॉक हो जाता है और बेहोश हो जाता है। अब जो नरेटर है वो क्या करती है, वो बेहोश अपने पति के ऊपर क्या करती है, क्रीप करती है और रोने लग जाती है, जो क्या सिम्बलाइज करता है कि उसकी मेल अथॉरिटी और कंट्रोल का फाइनल रिजेक्शन। तो ये जो स्टोरी है ये स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करती है 19th सेंचुरी की सोसाइटी को, जो कि वुमेन की मेंटल हेल्थ को लेकर सही से ट्रीटमेंट नहीं करते थे। अब जो शार्लेट परकिंस गिलमैन है वो क्या दिखाती है कि जो वुमेन है ना, उनको डिनाई किया गया है किस चीज़ से, फ्रीडम, क्रिएटिविटी, एजुकेशन एंड इंडिपेंडेंस से उन्हें ये सब चीज़ें नहीं दी गई। तो अगर ये सब चीज़ें उन्हें नहीं दी गई ना, तो उनकी मेंटल हेल्थ पर सीरियस डैमेज हो सकता है। अब बात करते हैं यूनिट 2 के चैप्टर 2 की, जिसका नाम है सुल्तानास ड्रीम। अब ये जो चैप्टर है ना, सुल्तानास ड्रीम, देखते हैं इसमें क्या है। अब ये जो चैप्टर है सुल्तानास ड्रीम, ये एक फेमस फेमिनिस्ट यूटोपियन स्टोरी है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, बेगम रुकैया के द्वारा। अब इस स्टोरी में क्या होता है, वो एक ऐसी सोसाइटी को इमेजिन करती है जो कि किसके द्वारा रूल्ड है, वुमेन के द्वारा। ये कब शुरू होता है, जब नरेटर जो है ना सुल्ताना, वो क्या करती है, सो जाती है और एक ड्रीम वर्ल्ड में, मतलब एक सपना देखती है जिसमें वो कौन सी जगह पे है, लेडी लैंड में। अब इस वर्ल्ड में क्या होता है, जो ट्रेडिशनल रूल है किस किस के, मैन एंड वुमेन के, वो क्या हो गए, रिवर्स हो गए। जिसमें वुमेन जो है वो सोसाइटी चलाती है और जो मैन है वो अपने घरों के अंदर सेक्लूजन में रहते हैं।
अब शुरुआत में क्या होता है, सुल्ताना जो है वो सरप्राइज हो जाती है कैसे वुमेन को मूविंग फ्रीली, मतलब वुमेन जो है वो पब्लिक में बिना किसी फियर और बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के घूम रहे हैं। तब उसे कौन मिलता है, उसे एक औरत मिलती है जिसका नाम होता है सिस्टर सारा, जो क्या करती है, उसे लेडी लैंड की आसपास घुमाती है और उसे बताती है कि कैसे वहाँ की स्टोरी जो वहाँ की सोसाइटी जो है वो वर्क करती है। अब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जैसे कि रियल वर्ल्ड में है, उसको हटा के जो लेडी लैंड है ना, वो क्या करती है, इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन, इंटेलिजेंस, पीस एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट। यानी वो किन किन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देती है, एजुकेशन, इंटेलिजेंस, पीस एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट। अब जो लेडी लैंड की वुमेन है वो कैसी है, हाईली एजुकेटेड है, और वो साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या किस लिए करती हैं, सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए। अब जो लेडी लैंड है उसका एक मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर क्या है, यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी एंड साइंटिफिक इन्वेंशन फॉर पीसफुल पर्पस। यानी कि जो वुमेन साइंटिस्ट है उन्होंने क्या करा, एडवांस टेक्नोलॉजी बना के लोगों की लाइफ को ईजी और कंफर्टेबल तो बनाया ही बनाया, साथ ही साथ उसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी रखा। तो ऐसा इस सोसाइटी में, ये जो लेडी लैंड वाली सोसाइटी है, यहाँ क्या है, यहाँ कोई क्राइम नहीं है, यहाँ कोई वायलेंस नहीं है, और यहाँ कोई वॉर भी नहीं है, क्योंकि जो सोसाइटी है वो किसके द्वारा रूल होती है, लॉजिक, पीस एंड कोऑपरेशन के द्वारा, बिना यानी बिना किसी झगड़े और बिना किसी एग्रेशन के बिना। अब जो बेगम रुकैया है वो वुमेन को कैसे प्रेजेंट करती है, इंटेलिजेंट लीडर, साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर एंड इन्वेंटर्स हु आर फुल्ली कैपेबल ऑफ मैनेजिंग सोसाइटी सक्सेसफुली। अब जो सिस्टर सारा है ना, वो एक्सप्लेन क्या करती है कि जो आदमी है उन्हें सेक्लूजन में डाल दिया, क्यों, क्योंकि वो मिलिट्री क्राइसिस के दौरान अपनी कंट्री को सेव नहीं कर पाए। उसके बाद क्या हुआ, जो वुमेन है ना, उन्होंने सोसाइटी का कंट्रोल लिया और उन्होंने जो कंट्री है उसे सक्सेसफुली डिफेंड कर दिया अपनी साइंटिफिक नॉलेज से, बिना किसी फिजिकल स्ट्रेंथ के मदद से। अब जो रिवर्सल है ट्रेडिशनल पर्दा सिस्टम, वो बहुत ज़्यादा सिंबॉलिक है, क्योंकि रियल पैट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है, औरतों को हमेशा घर के अंदर रखा जाता है और उन्हें फ्रीडम और एजुकेशन नहीं दी थी। और लेडी लैंड में क्या होता है, ऐसा ही सेम टू सेम मेंस के साथ होता है। अब जो सैटायर और रोल रिवर्सल है ना इस स्टोरी में, उसमें बेगम रुकैया क्या क्रिटिसाइज कर रही है, ऑपरेशन और अनफेयर ट्रीटमेंट किसका, वुमेन का। कहाँ, साउथ एशियन सोसाइटी में। वो क्या आर्ग्यू करती है कि जो वुमेन है वो नेचुरली वीक और इन्फीरियर नहीं होती, जो सोसाइटी है वो उन्हें पावरलेस बनाती है, उन्हें एजुकेशन, फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज़ ना दे के। अभी जो स्टोरी है ये क्या स्ट्रांगली एम्फेसाइज करती है कि जो वुमेन है उन्हें भी इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, कि वो भी सोसाइटी में पीस एंड प्रोग्रेस में हेल्प कर सकते हैं। इसी के साथ ये वाली स्टोरी भी हमारी ख़त्म हो गई। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। अब यूनिट 2 का जो चैप्टर 3 है, वुमेन्स राइटिंग इन इंडिया, इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे राइटर्स हैं ना, उनका क्या दिया हुआ है, मतलब उनकी छोटी छोटी स्टोरीज दी हुई हैं। मतलब जो यूनिट 2 चैप्टर 3 जो है वुमेन राइटिंग्स इन इंडिया, इसमें क्या है कि इंडिया की जो राइटर्स हैं उनकी कुछ कुछ स्टोरीज दी गई हैं, मतलब कुछ कुछ उनकी स्टोरीज के छोटे छोटे पार्ट्स दिए हुए हैं। तो इस वाले चैप्टर की समरी को पढ़ने के लिए आपको हमारे नोट्स डाउनलोड करने पड़ेंगे, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसी पीडीएफ में आपको इस चैप्टर के, इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट नोट्स भी देखने को मिल जाएंगी। तो बढ़ते हैं अब अपने अगली यूनिट पे, क्योंकि इस यूनिट में 3 ही चैप्टर थे। अब यूनिट 3 की बारी। अब यूनिट 3 का जो चैप्टर 1 है, इसके अंदर 2 पोयम है। पहली पोयम का नाम है आई कैन नॉट लिव विथ यू, और सेकंड जो पोयम है वो है आई एम वाइफ, आई फिनिश्ड दैट, आई हैव फिनिश्ड दैट।
अब देखते हैं इसमें क्या होता है। अब जो पहली पोयम है वो है आई कैन नॉट लिव विथ यू। अभी किसके द्वारा लिखी गई है? एमिली डिकिंसन के द्वारा, जो क्या प्रेजेंट करती है? डीप इमोशन। किसके बारे में? लव, सेपरेशन, लोनलीनेस और स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। इस पोयम में क्या है, जो स्पीकर है ना, वो एक लव्ड पर्सन के बारे में बात करती है और एक्सप्लेन करती है कि क्यों वो एक साथ कभी ट्रूली नहीं रह पाए जबकि उनका लव स्ट्रॉन्ग था। तो जो स्पीकर है वो क्या बताते हैं कि लिविंग टुगेदर इन एन ऑर्डिनरी डोमेस्टिक लाइफ वुड डिस्ट्रॉय द प्योर एंड स्पेशल नेचर ऑफ देयर लव। मतलब कि एक ऑर्डिनरी डोमेस्टिक लाइफ में अगर वो रहेंगे तो उनका जो प्योर और स्पेशल नेचर है ना लव का, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसमें मैरिज और एवरीडे लाइफ को ना कैसे दिखाया गया है? लिमिटिंग और रिस्ट्रिक्टिव दिखाया गया है इंस्टेड ऑफ हैप्पी और फुलफिलिंग। तो जो स्पीकर है वो क्या फील करती है कि जो लव है ना वो स्पिरिचुअल है और जो टू डीप टू सर्वाइव विद इन द प्रैक्टिकल रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी। यानी कि जो लव है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है और बहुत ज़्यादा डीप है, जिसकी वजह से वो जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस और रूल है ना उनके अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता। अब जैसे जैसे पोयम आगे बढ़ती है, जो स्पीकर है वो किस बारे में बात करती है? डेथ, रिलीजन एंड इटर्निटी। वो कहती है कि डाइंग टुगेदर may not fully unite them because religious belief and ideas about salvation can still separate people after death। यानी कि अगर वो एक साथ मर भी जाएं तो भी वो वापसी यूनाइट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं और जो सेल्वेशन यानी मुक्ति को लेके जो आइडियाज है डिफरेंट डिफरेंट धर्म में, वो भी उन्हें डेथ के बाद सेपरेट कर देंगे। अब स्पिरिचुअल सेपरेशन का जो फियर है ना, वो जो स्पीकर है उसकी सैडनेस और इमोशनल पेन को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ये जो पोयम है ये क्या दिखाती है? डीप इमोशनल लोनलीनेस। जो स्पीकर है वो फुल्ली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, अपने डिज़ायर्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, और उसकी जो फीलिंग्स है ना वो हिडन और कंट्रोल्ड रहती हैं। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? इमोशनल डिप्रेशन। यानी कि इमोशनल जो उन्हें दबाया जाता है, जो कि किसके द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता था? 19th सेंचुरीज में वुमेन द्वारा। अब जो एमिली डिकिंसन है वो सिंबॉलिक और फिलोसॉफिकल इमेजरी को यूज़ करती है पूरी पोयम में। इसमें लव को एकदम सैक्रेड और पावरफुल दिखाया जाता है, लेकिन साथ ही साथ पेनफुल भी दिखाया जाता है। वो इमोशनल हैप्पीनेस भी देता है और साथ ही साथ सफरिंग भी देता है। जो पोयम है वो लव को सिंपल और परफेक्ट प्रेजेंट नहीं करता, बल्कि वो दिखाता है कि लव इमोशनली और स्पिरिचुअली कॉम्प्लिकेटेड है। इस पोयम का जो स्ट्रक्चर है ना उसमें अपने पॉजेस और ब्रोकन एक्सप्रेशंस हैं, जो कि क्या स्पीकर्स की इनर कन्फ्यूज़न, इमोशनल स्ट्रगल और अनसर्टेनिटी को दिखाते हैं। अब जो डिकिंसन का यूनिक राइटिंग स्टाइल था वो इन इमोशंस को और ज़्यादा इंटेंस और पर्सनल फील करवाता है। एंड में क्या होता है, जो स्पीकर है वो अपने बिलव्ड से अपने सेपरेशन को एक्सेप्ट कर लेती है। वो क्या करती है? उस व्यक्ति को प्यार करना नहीं छोड़ती, लेकिन वो रियलाइज़ करती है कि जो फोर्सेस ह्यूमन कंट्रोल के बियॉन्ड हैं उनसे तो एंड में क्या होता है, जो स्पीकर है वो अपने बिलव्ड से यानी कि जिसे वो प्यार करती है उससे अपने सेपरेशन को एक्सेप्ट कर लेती है, और लेकिन वो उस व्यक्ति को प्यार करना नहीं छोड़ती। तो ओवरऑल क्या है, जो आई कैनॉट लिव विदाउट यू वाली पोयम है वो इम्पॉर्टेंट थीम्स को डिस्कस करती है, जैसे कि इम्पॉसिबल लव, स्पिरिचुअल फियर, इमोशनल डिप्रेशन, डेथ, लोनलीनेस एंड सेपरेशन। Emily Dickinson presents love as a powerful feeling that cannot always overcome social, religious, and emotional barriers। अब चैप्टर 3 यूनिट 3 चैप्टर 1 की जो सेकंड पोयम है आई एम वाइफ आई हैव फिनिश्ड दैट, इसमें एमिली डिकिंसन किस बारे में बात कर रही है कि कैसे जो मैरिज है वो एक वुमेन की आइडेंटिटी और पोजीशन सोसाइटी में चेंज कर देती है। अब ये पोयम जो है ना ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, लेकिन ये क्या कंटेन करती है? डीप मीनिंग एंड यूजेस ऑफ आयरनी टू caution the traditional idea that marriage is greatest achievement in a woman's life। इसमें जो आयरनी है और जो क्वेश्चंस है ना वो ट्रेडिशनल आइडिया मैरिज का उसे क्वेश्चन करते हैं कि कैसे ये लोग कहते हैं कि मैरिज जो है वो वुमेन की लाइफ के ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है। तो जो स्पीकर है वो क्या कह के शुरू करती है कि नाउ अ वाइफ एंड हैज़ देयरफॉर फिनिश्ड, यानी कि वो कैसे वाइफ बन गई और कैसे उसने फिनिश कर लिया अपनी पुरानी आइडेंटिटी को एज अ गर्ल। कि जो सोसाइटी है वो क्या बिलीव करते हैं कि मैरिज जो है वो एक वुमेन की लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देती है, कि कैसे मैरिज के बाद एक वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ के
किसी और की आइडेंटिटी से जुड़ जाए, यानी किसी की वाइफ के रूप में जानी जाए। तो ये जो पोएम है ये क्या दिखाती है, वुमेन्स की लाइफ को ट्रेडिशनली जज्ड होते हुए दिखाती है। किसके द्वारा, उनके मैरिटल स्टेटस के द्वारा, इंस्टेड ऑफ देयर पर्सनल ड्रीम्स, टैलेंट और अचीवमेंट। यानी कि ये फर्क नहीं पड़ता उनमें क्या टैलेंट है, उनके क्या ड्रीम्स है, उनके क्या अचीवमेंट है, उन्हें किस बेसिस पे जज किया जाता है, उनके मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे, यानी कि वो किससे शादी कर रही हैं। अब डिकिंसन कंपेयर्स द चेंज फ्रॉम गर्लहुड टू वाइफहुड टू अ मूवमेंट फ्रॉम अनसर्टेनिटी टू सोशल एक्सेप्टेंस। यानी डिकिंसन है जो वो मैरिज को किस तरीके से कंपेयर कर रही है चेंज के रूप में, कि गर्लहुड से वाइफहुड का जो मूवमेंट है ना, वो अनसर्टेनिटी से सोशल एक्सेप्टेंस का है। कि कैसे शादी से पहले जो सोसाइटी है वो एक औरत को इनकम्प्लीट और इनएक्सपीरियंस्ड मानती है। अब हाउ एवर द पोएम्स आयरॉनिक टोन सजेस्ट दैट मैरिज में नॉट ट्रूली ब्रिंग फ्रीडम और हैप्पीनेस। कि जो इस पोएम की आयरॉनिक टोन है वो क्या सजेस्ट करती है कि जो मैरिज है वो हमेशा फ्रीडम और हैप्पीनेस नहीं लाता, लेकिन ये क्या कर सकता है, एक औरत की ज़िंदगी की जो इंडिपेंडेंस और इंडिविजुअलिटी है ना, उसे क्या कर देगा, लिमिट कर देगा, उसकी फ्रीडम को छीन लेगा। अब जो स्पीकर है वो क्या सजेस्ट करते हैं कि बिकमिंग अ वाइफ मीन गिविंग अप पार्ट ऑफ वंस पर्सनल आइडेंटिटी इन ऑर्डर टू फॉलो सोशल एक्सपेक्टेशंस। यानी किसी की वाइफ बनने का मतलब ये है कि आप अपने पर्सनल ड्रीम्स को छोड़ रहे हो। कि कैसे वाइफ का जो रोल है फिर वो वुमेन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये पोएम और क्या रिफ्लेक्ट करता है, इमोशनल कन्फाइनमेंट, कि कैसे वो इमोशनली अकेले हो जाते हैं। कि कैसे सोसाइटी सेलिब्रेट करती है मैरिज को, लेकिन जो स्पीकर है वो काम और डिटैच टोन में क्या बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि वो फिक्स्ड सोशल रोल में फंस चुकी है। अब ओवरऑल जो ये जो पोएम है आई एम वाइफ आई हैव फिनिश दैट, क्या एक्सप्लोर करती है, इंपॉर्टेंट थीम्स जैसे कि मैरिज, पैट्रियार्की, सोशल एक्सपेक्टेशंस, आइडेंटिटी, कॉन्फॉर्मिटी एंड फीमेल इंडिविजुअलिटी। अब इमिली डिकिंसन क्या प्रेजेंट करती है, मैरिज को किस तरीके से प्रेजेंट करती है, एक सोशल सक्सेस और पॉसिबल लॉस ऑफ पर्सनल फ्रीडम और सेल्फ आइडेंटिटी के रूप में। यानी कि वो एक सोशल सक्सेस भी है और पॉसिबल लॉस भी हो सकता है उसमें, किसका, पर्सनल फ्रीडम और सेल्फ आइडेंटिटी का। इसी के साथ हमारा यूनिट 3 के चैप्टर 2 आ गया, जिसके अंदर भी 2 पोएम है, लेडी लज़ेरस और डैडी। और इनके नोट्स भी आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, हमारे पीडीएफ में। इनकी समरी भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, पीडीएफ में। तो जिसका लिंक आपको पता ही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप अगर अभी तक हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब बढ़ते हैं अगली चैप्टर पे। अब यूनिट 3 का चैप्टर 3 है एडवाइस टू वुमेन और बिग बेस्ट। इसके अंदर भी किसकी पोएम है, 2 पोएम है। जो पहली पोएम है एडवाइस टू वुमेन, वो एक शॉर्ट बट मीनिंगफुल पोएम है। और इससे पहली जो पोएम है एडवाइस टू वुमेन, वो एक शॉर्ट लेकिन मीनिंगफुल पोएम है जो किसने